प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र अभी आपके सामने कुछ ही दिनों में आएगा। जो बच्चे कक्षा 10 में सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं उनके सामने सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र आएगा। उसमें उन लोगों को पहले ये होता है कि सर कौन सा प्रश्न अच्छा होगा, कौन सा इंपॉर्टेंस होगा, कुछ हमको ऐसा बताइए जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। उसी चीज को लेकर के मैं एक बार पुनः आपके सामने अपने चैनल पे उपस्थित हुआ हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आप देखिए। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी और बहुत ही पेपर आपका आसान आपको नजर आएगा। जैसे कि आप लोग कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिस्ट्री पोर्शन हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हिस्ट्री पोर्शन से ही मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। हिस्ट्री पोर्शन का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजनीति में गांधी जी ने योगदान दिया। भारतीय राजनीति में गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह आंदोलन थे उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, गांधी जी के 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। क्या 3 सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। ये गांधी जी जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किए, अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, उस समय पर गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए। उसमें पहला आंदोलन हम आप लोगों को बताएंगे, ये होगा चंपारण आंदोलन। क्या होगा? चंपारण आंदोलन। ये चंपारण क्या है? ये चंपारण एक बिहार में एक जिला पड़ता है। चंपारण बिहार का जिला पड़ता है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, तो अंग्रेज अपने उद्योगों को संचालित करने के लिए, उद्योगों के कच्चे माल के लिए, सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों पर जबरदस्ती दबाव डाल करके उनसे नील की खेती करवाना चाहते थे। जबकि भारत के किसान अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना चाहते थे। अंग्रेज जबरदस्ती उन पर दबाव डाल करके खाद्यान्न उत्पादन ना करवा करके नील की खेती करवाते थे, तो अंग्रेज इसके लिए भारतीय किसानों को काफी ज्यादा प्रताड़ित करते थे। तो ये 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में ये चंपारण में आंदोलन चलाया गया, नील की खेती के लिए आंदोलन। इसे नील की खेती वाला आंदोलन बोला जाता है। ये नील की खेती के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन को अंग्रेजों ने इसीलिए चलाया था कि भारतीय किसान ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करें। इसके लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर दबाव बनाया। जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक दबाव हुआ तो उस समय पर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, लोग महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू जी कहते हैं, ये किसानों की तरफ से जाकर के अंग्रेजों से वार्ता किए और इस बात पर अंग्रेजों को उन्होंने मनाया कि भारतीय किसानों की दशा जिस कंडीशन में वो हैं, जैसी उनकी स्थिति, उस हिसाब से वो फसलों का उत्पादन करेंगे। इस आंदोलन नीलहा आंदोलन या चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो है ये क्वेश्चन जो है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। मानचित्र जब आप लोगों को भरने को पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण कहाँ पे है। वह स्थान जहाँ चंपारण है, जहाँ पर गांधी जी ने किसानों के लिए, किसानों की अगुवाई की थी, किसानों को संरक्षित दिया था, तो ये चंपारण बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार की राजधानी बेटा आप लोगों को पटना ज्ञात होगा। ये आपका चंपारण आंदोलन होगा। इसी प्रकार बेटा मैं आपको दूसरे आंदोलन के विषय में बताऊंगा। दूसरा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो चला था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। क्या चला था? खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह था। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन था। सत्याग्रह में गांधी जी ने इसको चलाया था 1917 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया। इसमें हुआ ये था कि उस समय पर खेड़ा में अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा था, जिसके कारण से बाढ़ सूखे की स्थिति के कारण वहां के किसानों की दशा बहुत गड़बड़ थी। और वो अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, पैसे की आर्थिक मंदी थी इंग्लैंड में, उन्होंने भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर बढ़ा करके लगा दिया, जिसके कारण से भारतीय किसान परेशान थे। तब गांधी जी ने खेड़ा में भी जाकर के किसानों की तरफ से अंग्रेजों से बातचीत की और एक समस्या का समाधान निकाला। इतिहास में यह आंदोलन 1917 में चलाया गया था, इसलिए इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। यह आंदोलन आपका गांधी जी का दूसरा आंदोलन हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, यह आंदोलन, ये आपका बेटा तीसरा आंदोलन होगा। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने, इसमें भी क्योंकि ये आंदोलन चला था 1918 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था, इसमें गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है, जहां पर सूती कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।
अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई थी। जहाँ सूती कपड़े का उत्पादन होता था, सूती कपड़े बनाए जाते थे, इसमें मजदूर काम करते थे। तो अंग्रेज भारतीय श्रमिकों को, भारतीय मजदूरों को अनावश्यक अनियमित काम लेते थे। कोई नियम नहीं कंपनी के हुआ करते थे, अधिक काम लेते थे और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित भोजन भी नहीं दिया जाता था, वेतन भी समय से नहीं दिया जाता था। इस सब समस्याओं से ग्रसित किसान परेशान हुए। इन समस्याओं को देखकर गांधी जी वहां भी पहुंचे और वहां पर पहुंच करके गांधी जी ने इस आंदोलन का भी समाधान किया और इतिहास में इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चे इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लिखने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आपको बहुत आसानी तरीके से ये सारी चीजें जानकारी में आएंगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, इसी क्रम में मैं आपके सामने एक और नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामाजिक विषय में भूगोल खंड आता है। भूगोल खंड के पहले पाठ होता है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? संसाधन शब्द आया, संसाधन के विषय में आप जानेंगे वह पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिनका उपयोग करके मानव की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें संसाधन के टाइप्स जब पूछे जाते हैं तो एक संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर बेटा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या होते हैं? जैव और अजैव। जैव और अजैव। अब आप लोग देखेंगे कि जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं। देखिए, जैव संसाधन के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वह संसाधन, वह पदार्थ जो जीवमंडल से पाए जाते हैं, वह पदार्थ जिनमें जीवन पाया जाता है, जो गति करते हैं, ऐसे सभी संसाधनों को, ऐसी सभी वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, मानव को और मत्स्य जीवन को सम्मिलित करते हैं। एक बार पुनः आप लोग ध्यान दें, वह सभी पदार्थ, वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें गति होती है, या यूं कह लो कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं या अपने स्थान पर ही गति किया करते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को, पदार्थों को जैव संसाधन कहते हैं। वस्तुओं को जीवन पाया जाता है इनमें, इसलिए जैव संसाधन है। अब इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मानव हैं। अब अगर आपसे इसे दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अजैव संसाधन फिर क्या होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे कि वह पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं, जो जिनमें गति करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसी सभी वस्तुओं को, ऐसे सभी पदार्थों को अजैव संसाधन कहते हैं। भूगोल खंड से ही एक क्वेश्चन आपके सामने और है जो आपको मिलता है, परीक्षाओं में कई बार आता है। आप लोगों को ये आश्चर्यचकित कर देता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार से दें, हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे अपने प्रस्तुत करें, कैसे लिखें, कैसे अच्छा लिखें। तो ये क्वेश्चन है, कृषि एवं उद्योग, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, किस प्रकार से पूरक हैं, स्पष्ट करिए। इसका उत्तर आप लोगों को अगर लिखना है तो इसके लिए आप लोग बता सकते हैं कि कृषि जो है वो उद्योगों पर किस प्रकार से निर्भर है, उद्योग जो है वो कृषि पर किस प्रकार से निर्भर है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि आज के जमाने में हमारी प्राथमिक क्रियाओं में सबसे प्रमुख प्राथमिक क्रिया है। कृषि में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की निविष्टियां करते हैं, विभिन्न प्रकार के आगम नियोजित करते हैं। जैसे हमको खाद की आवश्यकता होती है, हमें बीजों की उन्नतशील आवश्यकता होती है, हमें कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है, हमें सिंचाई के विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि भूमि का वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे हो रहा है कि हम सिंचाई के लिए हमको बोरिंग्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, इंजन खरीदने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देखें उद्योगों से ही हमें प्राप्त होती हैं। उद्योग पर हम इन चीजों के लिए निर्भर रहते हैं क्योंकि इन चीजों का निर्माण उद्योगों में होता है। आज आधुनिक कृषि हो रही है तो कृषि यंत्र भी, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर्स हैं, ऐसे बहुत कृषि में यूज कृषि यंत्र जो है हमें उद्योगों से मिलते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि है, आधुनिक कृषि जो है वो उद्योगों के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर उद्योगों में इन वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा तो हम कृषि आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये उद्योग कृषि जो है पूर्ण रूप से यांत्रिक हो गई है, आधुनिक हो गई है, जो उद्योगों के ऊपर निर्भर है। अब हम क्या कर सकते हैं, उद्योग किस प्रकार से, ये हमको स्पष्ट करना है कि उद्योग किस प्रकार से कृषि पर निर्भर है। तो आपको पता है कि उद्योग जितने भी हैं, चाहे वो चावल उद्योग हो, चाहे वो आटा उद्योग हो, या सूती वस्त्र उद्योग हो, या चीनी मिल उद्योग हो, या ऐसे कई बहुत सारे उद्योगों को मैं नाम आपको गिनाऊं, ये सारे उद्योग कहीं न कहीं अपनी कच्चे माल जो है, अपने के लिए कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं।
तो कृषि इन उद्योगों को कच्चा माल देती है, जिससे इनके उत्पादन कार्य में आसानी होती है। बड़े पैमाने पर अपने फसलों का उत्पादन या अपनी वस्तुओं का उत्पादन, पदार्थों का उत्पादन करते हैं। तो कृषि एक रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि उद्योगों पर निर्भर है और उद्योग कृषि पर निर्भर है। इस प्रकार से मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को लिखना सुनिश्चित करें कि उद्योग के बिना कृषि अधूरी है और कृषि के बिना उद्योगों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसी क्रम में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में भारत में राष्ट्रवाद नाम के चैप्टर से क्वेश्चन बनता है और बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के सामने आता है। आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये देखिए, इस पे नोट से लिखने को आता है। तो आप लोग देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, इसमें कैसे क्या हुआ था। बात यह है कि सन 1919 में भारत में अंग्रेज शासन चल रहा था उस समय। सन 1918 में जो इंग्लैंड में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जब वो रॉलेट एक्ट के विरोध के ही लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कितने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के पास में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे, बैसाखी का दिन था उस दिन, बहुत सारे लोग उस बाग में एकत्रित हुए थे। गांधी जी भी उस बाग में एकत्रित थे, क्योंकि उन लोग अपनी सभा कर रहे थे। उन लोगों को, सब लोगों को इस एक्ट के विषय में, अंग्रेजों के काले कानून के विषय में बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए थे, क्योंकि भारतीयों को ये नहीं पता था कि इस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ एक प्रकार का कानून था, जिस प्रकार से आधुनिकता आज के समय में हमारे देश में धारा 144 लगाई जाती है किन्हीं क्षेत्रों में, संवेदनशील एरिया में, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने उसमें रॉलेट एक्ट नाम का एक वो मार्शल एक्ट था। और पंजाब का गवर्नर जनरल जो था, जनरल डायर, वो ये चुपके से ये बात उसने किसी को बिना बताए ये रॉलेट एक्ट वहां पर उसने लगा रखा था, मार्शल लॉ लगा रखा था।